लाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसा हरनामनी ने कहा कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। ये बलिदानियों की धरती है। कोई 1857 के पहले भारत को आजाद कराने के लिए युद्ध नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। तो बनवासी विद्रोह से लेकर के सन्यासी विद्रोह तक अनेकों प्रकार के युद्ध हुए। इस देश की सनातन परंपरा को, इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है, तब भी इस देश के लालों ने अपने को आहुति के रूप में समर्पित किया है। यह कोई पहली घटना नहीं है कि कोई कारगिल का युद्ध हुआ हो और यहाँ के नौजवानों ने अपनी आहुति दी हो। तो इस देश के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हैं लोग, और कभी भी नरमुंडों की कमी नहीं पड़ी है, मां भारती के लालों की कमी नहीं पड़ी है। जब जब आवश्यकता पड़ी है, वह दिन आपको याद होगा जब यह लाल शहीद हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था। उस समय जब ट्रेन से यहाँ जवान गुजरते थे, रेलवे स्टेशनों पर न खाने की सामानों की कमी पड़ती थी, न पीने के पानी की आवश्यकता की कमी पड़ती थी। लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशनों पर खड़े रहते थे। जिधर से जवान गुजरते थे उनको तिलक लगाते थे, भारत माता की जय के नारे लगाते थे। उस समय देश भर में जज्बा था, देशभक्ति का वह जज्बा था। आज भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच होता है, लगता है चौराहे पर खड़े हैं, देख रहे हैं कैसी बॉलिंग हो रही है, कैसे बैटिंग हो रही है। तो इस देश में देशभक्ति की कमी नहीं है। यह देश हमेशा बलिदानियों का रहा है और हमेशा बलिदान देने वाले लोग रहे हैं। लेकिन मित्रों, इस देश पे आज संकट आ खड़ा हुआ है। यहाँ हमारे रविंद्र जी ने जिस प्रकार से अनेकों प्रकार की चुनौतियों की बात किया, उन्होंने आज हम जिस भारत माता को वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, यह देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो उन चुनौतियों की इन्होंने कुछ बात किया, कुछ पर्यावरण की बात किया, कुछ ऐसे मुद्दों की बात किया। वैसे ही मुद्दों में एक बड़ा सा मुद्दा है जो इस मोहल्ले के बारे में इन्होंने कहा, खराब भी लगा होगा बहुत लोगों को जो यहाँ आए हैं, उनको भी कि हम लोग हर साल आते हैं फिर भी इस प्रकार की टिप्पणी होती है। तो मित्रों, यह इस मोहल्ले की केवल चुनौती नहीं है। आज देश में न्यूक्लियर फैमिली जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत, आज हमारे दो में किस प्रकार से सिमटता जा रहा है। आज हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ठीक से पढ़ावे, कॉन्वेंट एजुकेशन दे, अच्छे अच्छे इस विद्यालयों में 5-5 या 10-10 हजार फीस दे करके उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कल वही बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाता है, कोई बंबई चला जाता है, कोई बंगलोर चला जाता है, कोई अमेरिका चला जा रहा है, और घर में वही बूढ़ा बूढ़ी। हमारे एक मित्र है अभी, उनका नाम ऐसे मिश्रा जी, दोनों लोग अच्छी नौकरी करते थे। एक की 1.5 लाख पेंशन है, एक की 1.25 लाख है। दोनों लोग एक दिन गिर गए थे फिसल करके, और उनके घर में कोई संभालने वाला नहीं है, क्योंकि बेटा और बेटी कोई अमेरिका रहता है, बंगलोर रहता है। कहते हैं कि पिताजी आप लोगों को तो इतनी पेंशन मिल रही है, एक नर्स रख लीजिए, एक और कर्मचारी रख लीजिए, हम लोगों के पास समय नहीं है। आज जिस परिवार के लिए आप सब कुछ त्याग रहे हैं, वही परिवार कल आपकी चिंता करेगा कि नहीं करेगा। तो यह तो अंशुल सक्सेना देश के लिए मरे थे, इनके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों की कहां कमी है। ऐसा कभी विचार आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जिसके लिए जान दे रहे हैं, जिसके लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह प्रयत्न कर रहे हैं कि यह बेटा हमारी चिंता करेगा, वह बेटा भी पढ़ लिख करके कैसे आगे जा रहा है। तो यह कोई अंशुल सक्सेना के बलिदान की नहीं चुनौती है। भारत में जिस प्रकार से परिवार संस्था समाप्त हो रही है, वह चुनौती है। भारत में जिस प्रकार से समन्वय समाप्त हो रहा है, जिस प्रकार से भारत में आपसी सहयोग समाप्त हो रहा है, जिस प्रकार से परिवार भाव समाप्त हो रहा है, वह इसका उदाहरण है। यह मोहल्ला, इस मोहल्ले का दोष आप नहीं दे सकते, ना आप किसी मोहल्ले का दे सकते हैं। आज भारतीय संस्कृति पर यह प्रश्न चिन्ह है कि हम दूसरे के लिए कैसे सहयोगी बन सकते हैं, दूसरे की कैसी चिंता कर सकते हैं, दूसरे की कैसी सहायता कर सकते हैं। आज संकट वहां पर खड़ा है। हम देश की बात करने वाले लोग हैं, हम समाज की बात करने वाले लोग हैं। देश समाज की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति की भी बात करना पड़ेगा, परिवार की भी बात करना पड़ेगा, समाज की भी बात करना पड़ेगा। हम कैसे हैं, कैसे मुद्दों में हम सिमटे हुए हैं, इसका चर्चा करने वाले लोग अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं। उन चर्चाओं में अगर आप जाएंगे
तो लगेगा कि आखिर यह देश किस दिशा में जा रहा है। यह केवल आज के कारण से नहीं जा रहा है, यह चुनौती केवल आज के कारण नहीं पैदा हुई है। भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया गया, भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया गया, परिवार संस्था को समाप्त करने का जिस प्रकार से प्रयास किया गया, उस सब का प्रतिफल है कि आज 4 लोग घर में लाश पड़ी रहती है, उठाने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। हम सामाजिक संरचना वाले लोग हैं, कह रहे हैं आप अगर किसी में नहीं जाएंगे तो आप में कौन जाएगा, ऐसा भी कहने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन यह चुनौती आखिर आई तो कहां से आई, यह आपके मन में आता होगा कि मैंने जिस बेटे को इतने प्यार से पाला वह भी लौट करके नहीं आया। अरे करोड़ों करोड़ों कमा करके छोड़ करके जाने वाले ऐसे बड़े बड़े जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई, ऐसे उनको भी मुखाग्नि देने के लिए उनके बेटे इसी लखनऊ में नहीं आए। बड़े बड़े साम्राज्य देश के कोने कोने में उनका खड़ा है, बिक रहा है, लेकिन बेटे उनको भी मुखाग्नि देने के लिए नहीं आए। ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। तो आज इनको श्रद्धांजलि देना हम सबके लिए गर्व की बात है। हम जुटते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि हमारे मोहल्ले के थे, अच्छा लगता है। कई बार परिवार के लोगों को भी अच्छा लगता है। हम अपने टहलने के लिए, हम अपने घूमने के लिए यहाँ अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। ताला उधर भी लगाते हैं, उधर भी लगाते हैं। साल में एक बार केवल माला फूल पड़ता है। आज भी आने के बाद उस पुराने सूखे हुए माले को उतार करके और इस मूर्ति को धोड़ा गया। यह हमारा समर्पण है, दर्शाता है कि देश के क्रांतिकारियों को हम किस प्रकार से सम्मान देते हैं, देश के क्रांतिकारियों को हम किस प्रकार से अपने दिल में बसाते हैं। हमारे मोहल्ले का यह लाल था, कहने के लिए बहुत गर्व होता है, लेकिन इस मोहल्ले के लाल के लिए हमारा समर्पण किस प्रकार का है यह देखने में आता है। यह कोई कहने की बात नहीं है और इससे कोई अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है कि कम से कम इतने लोग जुटते हैं। आप लोगों को सुनाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप तो आते ही आते हैं, आपका समर्पण है ही है। लेकिन यह बात इसलिए आपको बताई जा रही है कि आज समाज परिवर्तन की जो हमारी संकल्पना है, देश को बनाने की हमारी जो संकल्पना है, उस संकल्पना में हमको विचार करना पड़ेगा कि परिवार कैसे बचेगा, इस देश में देशभक्ति कैसे आएगी, इस देश में सामाजिक संवेदना कैसे जगेगी। बगल के घर में कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, हम अपनी तो चिंता करते हैं, बगल के पड़ोस पे चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, या हमारे मन में कभी बात आती नहीं। हम रात को आते हैं, अपने घर में खा पी करके सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, जाते हैं। कैसा पड़ोसी धर्म, कैसे मोहल्ले का धर्म, कैसा समाज का धर्म, कैसा देश का धर्म, कैसा हमारा कर्तव्य, यह कभी विचार करने का विषय है। और केवल हम लोगों को नहीं विचार करने का विषय है, तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको चिंता नहीं है कि हम कुछ लाख रुपए लेकर के बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, पेपर लीक करा देते हैं, वह गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसका बच्चा कैसे पढ़ करके आगे बढ़ने के लिए आता है, उसको तो केवल कुछ लाख रुपए चाहिए। यानी इस देश को बनाने वाला लोग कहते हैं कि पढ़ लिख करके जो लोग जाएंगे इस देश को बनाएंगे, यानी पढ़ा लिखा वर्ग ही इस देश में पटवारी से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनता है। और वहीं पर आखिर रिश्वत कौन दे रहा है, इस समाज को कौन बिगाड़ रहा है, ये ऐसे अनेकों प्रकार के प्रश्न इस समाज में आज हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या वह गरीब से 40 लाख रुपए लेकर के बड़े लोगों से जो पेपर आउट कराते हैं लोग, उस गरीब की चिंता उनके मन में है क्या? ऐसे अनेकों प्रकार की बातें हैं। आज संकट है, आज संकट लोगों को लगता है। कोरोना काल था, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हुई, लोगों को लगता था कि आखिर एक एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन लगाते थे, रात रात भर लाइन लगाते थे, लेकिन यह पेड़ नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है शुद्ध, जिस ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हो। आज संकट है, अन्न हमको शुद्ध मिले, केमिकल युक्त न मिले, प्राकृतिक अन्न मिले, उसका संकट खड़ा हुआ है। आज जल का संकट खड़ा हुआ है। हम नीचे के जमीन का जल का जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, वह शुद्ध जल हमको कल मिलेगा कि नहीं, इसकी चिंता पढ़े लिखे वर्ग की नहीं है, क्योंकि उसके घर में तो फ्लश लगा हुआ है। एक बार वह लघुशंका करने भी जाता है तो दबाता है बटन, 2.5 से 5 लीटर पानी बह करके नाले में जाता है और वह कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ। पहले कैसा होता था, गांव का आदमी था,
गांव में एक पोखरा तालाब हुआ करता था, पूरे गांव के लोग जाते थे, उस पर स्नान करते थे, शरीर पर मात्र 200 ग्राम पानी लगता था, पूरे तालाब में पानी हमेशा लबालब रहता था, कोई पानी का संकट नहीं खड़ा होता था नहाने के लिए। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति पर 80 से 90 लीटर जल खर्च होता है, सामान्य वह परिवार है तो। अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं, केवल रविंद्र जी ने यह प्रश्न खड़े कर दिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज जिस प्रकार से अन्न का संकट खड़ा है, जिस प्रकार से जल का संकट खड़ा है, जिस प्रकार से ऑक्सीजन का संकट खड़ा है, जिस प्रकार से संस्कार का संकट खड़ा हुआ है, उसमें हमारे और आपके कर्तव्यों की जिस प्रकार से भूमिका होनी चाहिए, हमारा परिवार कैसे बचेगा, हमारे घर में अगर खेत है तो हम उस खेत में खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं, आखिर हम प्राकृतिक अन्न क्यों नहीं उपजाना चाहते हैं, आखिर हमारे यहाँ घर में परिवार में संस्कार नाम की चीज आएगी कि नहीं आएगी, केवल बड़े बड़े कथाओं को सुनने से ही आएगा, या हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारा बेटा कैसा पढ़ लिख करके बन रहा है, उसके प्रति सोचने की भूमिका, सोचने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम भी कहेंगे कि बेटा पढ़ लिख गया है, अमेरिका चला गया है, बहुत अच्छी नौकरी है, इतनी सैलरी है, लेकिन पैर टूटा रहेगा, कराहते रहेंगे। वह बेटा फोन करके कहेगा कि ठीक है ना मम्मी पापा, जोमेटो से मंगा करके भोजन कर लेना, एक नर्स रख लेना, यही बात वो कहेगा हम आपके क्रियाक्रम में तो आ नहीं सकते हैं, चाचा जी उनका कर दीजिएगा, हमको एक बार ऑनलाइन दिखा दीजिएगा कैसा होता है कार्यक्रम, कैसा होता है क्रियाक्रम। तो ऑनलाइन देखते रहिए, दिखाते रहिए। परिवार अगर नहीं बचेगा तो यह सब संस्कार नहीं बचेंगे, आपके हमारे संवेदनाएं नहीं बचेंगी। हम जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं कि अब भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत कभी विश्वगुरु था, लेकिन हमारे चेतना, सोचने समझने की क्षमता खत्म हुई, इस नाते से हम गुलाम भी हुए, वर्षों तक गुलाम रहे। आज हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा में बना, लेकिन वही देश गुलाम भी हुआ, वहीं आकर के यही के लोगों के सामने, आंखों के सामने लोगों ने जला दिया। 6 महीने तक जलती रही लाइब्रेरी, कोई बुझाने वाला नहीं था। आखिर एक कैसी देशभक्ति थी? ऐसे भी प्रश्न खड़े हैं हमारे सामने। बनाने वाले बनाते रहेंगे, बिगाड़ने वाले बिगाड़ते रहेंगे, यह कहने से काम नहीं चलने वाला है। इस देश को बनाने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको विचार को आगे अगर हम नहीं ले जाते हैं तो हम कहते रहेंगे कि मेरा देश महान, और बनेगा महान, बनेगा तो, लेकिन कैसे बनेगा परमात्मा जानता है। कहते हैं ना कि ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हम सब जो काम कर रहे हैं ईश्वरीय कार्य है। कोई कहता है कि प्रकृति अपना संतुलन खुद करती है, कोई कहता है कि जब जब हानि होती है तब परमात्मा आता है और सब ठीक करता है, तो उसके ही भरोसे हम रह सकते हैं। हमारी भूमिका, हमारे कर्तव्य कहाँ है, इसके बारे में विचार करेंगे। तो ऐसे अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों को समझते हुए आदरणीय दीदी से अनुरोध है कि कृपया आकर के पुष्पांजलि अर्पित करें।